नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का, पर उससे पहले बता दें आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सीमेंट कंपनी ट्रक ऑपरेटर्स के जो बीच का विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये विवाद। जी हां, आज फिर से ऑपरेटर्स के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कल की थी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक। जी हां, कल भी इस बैठक का आयोजन हुआ था। कल की बैठक बेनतीजा रही थी। माल भाड़े की दरों को लेकर विवाद लगातार गहराता हुआ। सीमेंट कंपनी ट्रक ऑपरेटर्स के बीच का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज फिर से बैठक होनी है ऑपरेटर्स के साथ। कल भी सीएम के साथ बैठक हुई थी जो पूरी तरह से बेनतीजा रही। बताना चाहेंगे कि सीमेंट प्लांट पर ट्रक ऑपरेटर्स का जो विवाद है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और आज भी एक बैठक का आयोजन होना है। कल जिस तरह से बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही और अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये पूरा विवाद। आवाज जरा तीखी ऊपर पहुंचे। ऑपरेटर्स जोर जुल्म की टक्कर में पूर्व के मैंने हमारी कार्यकारी यहाँ आने पर आप सबका स्वागत व अभिनंदन। और इसी के साथ सीधा रुख करेंगे अपने ब्यूरो विकास शर्मा का, जो उद्योग मंत्री से खास बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार की मध्यस्थता हो रही है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। दरअसल जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भाड़ा जो है वो ज़्यादा करने की मांग जो है वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच अडानी ने अपने सीमेंट प्लांट, जो कि 2 सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में, जिनमें बिलासपुर और सोलन जिला है, यहाँ पर हैं। अब दोनों जो उद्योग हैं उन पर ताला लटक चुका है, लेकिन इसी बीच अब सरकार मध्यस्थता कर रही है। ज़्यादा बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। चौहान साहब, क्या देख रहे हैं, किस तरह की बातचीत चल रही है? ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच में जो ये विवाद है, इससे आम जनता त्रस्त दिख रही है। नहीं, देखो, हमारी कल भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग हुई है और ट्रक ऑपरेटर्स ने जो है अपने रेट घटा दिए हैं। उन्होंने 10 रुपये 15 पैसे पर किलोमीटर पे जो है वो मान गए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की ड्यूटी लगाई है कि वो जो अदानी ग्रुप से जो है वो सीमेंट प्लांट को दोबारा से चालू करने के लिए बातचीत करे। ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा है कि हमारे जो रेट है 10 रुपये 15 पैसे, ये 2 दिन के लिए, अगर कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है और प्लांट को चलाएगी तो हमारा 10 रुपये 15 पैसे रेट है। और अगर 2 दिन के अंदर नहीं मानेगी और प्लांट नहीं चलाएगी तो हमारा पुराना रेट जो है वो 10 रुपये 58 पैसे धारला घाट ऑपरेटर्स का रेट है और 11 रुपये 45 पैसे के करीब लगभग बरमाना का रेट है। हम चाहते हैं कि विवाद सुलझे। हम एज एन मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर जो है वो काम कर रहे हैं। कल मुझे बड़ी खुशी है कि रणधीर शर्मा जी, भाजपा के माननीय विधायक, और कटवाल जी भी जो है उस मीटिंग में उपस्थित थे। संजय अवस्थी जी और धर्मानी जी और इंद्रदत्त लखनपाल जी, माननीय विधायक, भी उस मीटिंग में थे और सब ने एक पॉजिटिव वे में अपने अपने सुझाव रखे हैं कि अगर अदानी नहीं मानेगा तो हमको आगे के क्या कदम उठाने हैं। 2 दिन पहले मेरी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने सभी विभाग, रेवेन्यू है, इंडस्ट्री है, माइनिंग है, एक्साइज है और ये क्या नाम, रेवेन्यू है, इनकी मीटिंग बुलाई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमने मीटिंग बुलाई है और हमने कहा है कि जहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, कहाँ कमियाँ हैं, उसको इंक्वायरी की जाए और हम जो है अदानी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है लेंगे। मुख्यमंत्री के जो है ये आदेश हैं अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि इस सारे एपिसोड में जो तीनों पार्टीज़ है, चाहे सरकार है, चाहे ऑपरेटर्स है, चाहे अदानी है, वी आर लूजिंग मनी। एवरीवन इज लॉस। इसमें फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है। तो क्या सरकार जो धारा 118 के तहत जो है ज़मीन लीज पे दी जाती है, क्या उसकी भी जांच आप करेंगे या फिर लीगल प्रोसेस में जो है वो आप जाने की बात कह रहे हैं? क्या उन तमाम चीज़ों को भी देखा जा रहा है? नहीं, देखो, ऐसा ना, अब हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मगर निश्चित रूप पे सरकार, फैक्ट्री ओनर ने विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्री बंद कर दी है। आपने अगर फैक्ट्री बंद करनी थी, आप सरकार को नोटिस देते। हमारी माइन है, हमारी ज़मीन है, हमारी बिजली है, हमारी और चीज़ें हैं, स्टेट की जो चीज़ है, आप नोटिस देते। और सबसे बड़ी बात है, अब ये लेबर लॉ की वायलेशन भी है
अब ये फैक्ट्री ओनर कहते हैं कि हमने तो ये अपने जो एम्प्लॉयज़ रेगुलर एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, मगर इट इज़ नॉट ओनली रेगुलर एम्प्लॉयज़, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ है, कुछ डेली पेड के एम्प्लॉयज़ है, कुछ जो नॉर्मल रूटीन के एम्प्लॉयज़ थे वो तो उनका तो रोजी रोटी पे जो है संकट आ चुका है, उनको तो सैलरी नहीं दी जा रही है, वो भी तो एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना। और किसी भी एम्प्लॉयज़ चाहे वो पार्ट टाइम है, चाहे डेली वेज है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है, उनको निकालने से पहले आपको 90 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है और 93 महीने की सैलरी देनी पड़ती है, वो नहीं है। बहुत सारी उल्लंघन है, बहुत सारी त्रुटियां हैं इस सारे एपिसोड में, हम उसमें नहीं जाना चाहते। मगर अगर फैक्ट्री नहीं चली और इन्होंने काम नहीं शुरू किया तो वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। सख्ती जो है वो आप इस पे बरतने जा रहे हैं? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ये सख्त आदेश है कि हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों के हितों की जो है रक्षा हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। लेकिन भाजपा ये कहती है कि तालाबंदी और सिर्फ तालाबंदी ही की सरकार है, तमाम जो पहले डिसीजन जो है वो आपने लिए कि बहुत से संस्थान जो है वो आपने बंद कर दिया, और ये संकट, सीमेंट संकट एक बड़ा संकट है और इसको जो है वो सरकार सक्षम नहीं है, इस तरह के आरोप जो है वो विपक्ष के। देखो, ट्रक ऑपरेटर ने आज 4 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में कॉल किया था, धरना प्रदर्शन चक्का जाम का गया था। वी आर ग्रेटफुल टू द ट्रक ऑपरेटर यूनियंस ऑफ हिमाचल प्रदेश जिन्होंने इसको वापस लिया है, और उन्होंने कल मीटिंग में भी मुख्यमंत्री की और सरकार की सराहना की है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं हम उसकी सराहना करते हैं और हम सहमत हैं और हम सरकार के साथ हैं। देखो, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं हिमाचल प्रदेश के उसको राजनीतिक एंगल से नहीं देख रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। ये तो मीडिया के लोग आप जो हैं इसको राजनीतिक एंगल देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, कभी कभार बयान है, सरकार की आलोचना हर इशूज़ पे करते हैं, इस इशू पे भी करते हैं। लेकिन सर ये सवाल इसलिए भी होता है क्योंकि विपक्ष जो है जब कोई सवाल पूछता है, हमारे ही माध्यम से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, तो मीडिया का ये फर्ज है कि वो इस तरह के सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे और जनता को ये स्पष्ट हो कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। नहीं, हम तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, सब कमेटीज़ बनाई है, वो कोई डिस्कशंस एट वेरियस लेवल्स कोई 10 बार 12 बार हो चुका है, और दोनों पक्षों को बैठाया गया है, और अब आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। हम तो एज एन मीडिएटर है ना, वो हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं। हम हमारी तो ना सीमेंट फैक्ट्री हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना ट्रक ऑपरेटर हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी है। हम तो एज एन फैसिलिटेटर मीडिएटर काम कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों से बात करके करने की, और मुझे उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में इसमें जो है पॉजिटिव जो रिजल्ट्स जो है आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार सख्त है, और ऐसे में अडानी ग्रुप अगर ये बात नहीं मानता कि जिस तरह के ट्रक और जो मध्यस्थता सरकार की है, जो सजेशंस यहाँ पर, जो सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनको मानना होगा। अगर नहीं मानते तो आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए भी सख्ती जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर अपनाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है ऊना से। जी हां, हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक है आज, और 5 फरवरी को बैठक का आयोजन होना है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। कल भी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का बड़ा बयान भी सामने आया। लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है, और अनुशासनहीनता कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। जी हां, ऐसा भी उनका बयान सामने आया था। और हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक है आज, और 5 फरवरी को बैठक का आयोजन होगा। वहीं कल भी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का बड़ा बयान भी सामने आया कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। अनुशासनहीनता किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं होगी। जी हां, हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक कल हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है, और आज और 5 फरवरी को भी बैठक आयोजित होनी है। कल भी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा, वहीं अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी है आज, और 5 फरवरी को बैठक का आयोजन होना है। कल भी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का रोड मैप अब आगे तैयार किया जाएगा, और किसी भी सूरत में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ ऊना से जुड़ चुके हैं। तो पंकज, जिस तरह से बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का बयान सामने आया है, कार्य समिति की बैठक भी होनी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव का रोड मैप अब तैयार करना है और किसी भी तरह की इसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में पहला कदम जो है वो उठा दिया गया है। 4 लोगों को यहां से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित जो है वो कर दिया गया है। शुरुआत हो चुकी है। बैठक का आज पहला सत्र जो है वो समाप्त होने का है। अभी भोजन चलेगा। भोजन के बाद ब्रीफ में सुरेश कश्यप जो है प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रेस वार्ता करेंगे लगभग 3 बजे के आसपास और पूरी जानकारी देंगे। पर आपको बता दें कि तभी अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी लगभग 3 और 3:30 बजे के बीच में पहुंचने का उनका लक्ष्य है और वो भी उस वक्त पहुंच जाएंगे। अभी की बात करें तो कल देर शाम से ये बैठक जो है वो चली हुई है और तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस बैठक में शिरकत कर चुके हैं। बिल्कुल पंकज, तो क्या लग रहा है कि इस बैठक में और किन किन खास मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, कल बीती शाम जो है वो कोर जो बैठक है, कोर कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी। तो सभी से अपने अपने जिला को लेकर एक ब्यौरा मांगा गया था। तो स्वाभाविक है कि उन ब्यौरों में कुछ एक बागियों का नाम जो है वो दिया गया है और जिसको जो आज बैठक जो सुबह हुई है उसमें कुछ लोगों को 4 लोगों को अभी तक निष्कासित करने की पार्टी से खबर जो है वो बाहर आ रही है। लेकिन पूरी जानकारी सुरेश कश्यप देंगे। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि बागियों को और अनुशासनहीनता को यहाँ पर बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के प्रति मानी जाने वाली पार्टी है। और प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि अनुशासनहीन व्यक्तियों को पार्टी में उसके लिए मतलब पार्टी में उन व्यक्तियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो 4 लोगों को यहाँ पर अभी निकाल दिया। अभी पूरी जानकारी थोड़ी देर में बाहर आएगी, क्योंकि बैठक अंदर चल रही है। मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो से अपनी जो उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं वहां पर अपनी तैनाती यहाँ दे रहे हैं और थोड़ी देर में ही बैठक संपन्न होगी और उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें काफी बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल पंकज, तो जिस तरह से ये बात कही गई है कि लोकसभा चुनाव का रोड मैप अब तैयार किया जाएगा, तो किस दिशा में आगे की रणनीति तैयार होती हुई? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल 9 जगह पर विधानसभा चुनाव होंगे और अगले साल जो है लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर ही अब प्रक्रिया, अगर हिमाचल की बात करें तो उसकी ही तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। बैठकों का दौर जारी हो चुका है। हर बूथ को मजबूत करने की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। बैठकों में बार बार बूथ स्तर पर काम करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिए गए। पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो जुटे हैं और उनको अपने अपने क्षेत्र में जाकर किस प्रकार से काम करना है, क्या रणनीति रहने वाली है, इन सब पर तमाम इन बातों पर चर्चा जो है वो की जा रही है। बिल्कुल पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे की रणनीति किस तरह से तैयार होनी है और किस तरह से आगे काम होना है, इस पर चर्चा की जाएगी। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन है। कल भी कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सुरेश कश्यप का बड़ा बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व टोली से इस उत्तर क्षेत्र के संगठन के प्रभारी और प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी और प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी और कोर ग्रुप एक छोटी टोली की पिछले कल बैठक हुई थी। उस बैठक में आज से शुरू होने वाले प्रदेश पदाधिकारी बैठक और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में किस प्रकार से किन किन विषयों पर चर्चा होगी, उन विषयों को फाइनलाइज किया गया था। उसके पश्चात में मूल रूप से ये जो बैठक है, इस बैठक में आने वाले समय में संगठन के काम को बूथ स्तर तक मजबूत करना और लोकसभा का चुनाव जो वर्ष 2024 में होगा उसकी तैयारियों के निमित्त कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और उनको आगे गति देने की दृष्टि से ये बैठक है। 4 बजे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की, जिसकी लगभग संख्या 275 के करीब है, वो सब कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में रहेंगे, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, मंडलों, जिलों के अध्यक्ष, मोर्चों प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और संयोजक और उसके बाद कार्यकारिणी के सदस्य, वो सब इस बैठक में रहेंगे और आज शाम को बैठक शुरू होकर अगले कल शाम तक चलेगी। तो आगे किस तरह से रोड मैप तैयार होगा, किस तरह की रणनीति होगी, इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश साल 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की तैयारी में है और इसके लिए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की ओर हिमाचल के इलेक्ट्रिक कदम पर यह खास रिपोर्ट। हिमाचल पहाड़ों की भूमि है, नदियों की भूमि है,
पेड़ों की भूमि है। अब हिमाचल की ऊर्जा को भी हरित करने का प्रण लिया गया है और इसकी कवायद शुरू हुई है हमीरपुर से, जहां ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें सरकारी कार्यालय तो शामिल ही हैं, साथ ही नेशनल हाईवे पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकारी भूमि पर 18 जगहों को चिन्हित किया गया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश जल्द ही ग्रीन भूमि बनने जा रहा है। सुक्खू सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि साल 2025 तक हिमाचल देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का कीर्तिमान स्थापित करेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। एडीसी जितेंद्र सांस्टा के मुताबिक इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। पर्यटकों को सहूलियत देने के लिए भी हाईवे के किनारे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है, जिसमें धर्मशाला शिमला राजमार्ग के किनारे पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए आरटीओ विभाग और बिजली विभाग के साथ मिलकर साझे तौर पर कार्य करने की योजना बनाई है, जिसकी सारी कार्य योजना सरकार को भेजी गई है ताकि जल्द ही योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। हमने भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की और बहुत सारी लगभग 100 के करीब हमारी ऐसी लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की थी। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहाँ पर थोड़ा पार्किंग स्पेस है, उनके पास चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सके और 3-4 व्हीकल्स जो है साइमल्टेनियसली वहाँ पर खड़ी होके उसमें से 2-3 व्हीकल्स को हम चार्ज कर पाएँ। गवर्नमेंट ऑफिसेज की लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी, गवर्नमेंट पार्किंग है या नगर निगम म्यूनिसिपल उनकी पार्किंग स्पेसिस है वो आइडेंटिफाई किए थे। फास्ट चार्जिंग स्टेशन में जैसे कि हम सभी को पता है कि विद इन एन आवर जो है पूरी इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल चार्ज हो जाती है, तो वो भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज हो चुकी है कि कहाँ कहाँ पर ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है। लगभग 45-50 लोकेशन ऐसी आइडेंटिफाई कर दी गई हैं। अब जो इसके आगे की कार्रवाई है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने करना है, वो किसके साथ आगे उसको उनका एग्रीमेंट होता है और किस तरीके से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आंकड़ों पर भी नजर घुमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में रोजाना सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 1.5 करोड़ रुपए का डीजल खर्च आता है। इसके लिए 200 से 300 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर विचार। परिवहन विभाग ने अधिकारियों के लिए 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद की है। 11 गाड़ियां शिमला स्थित आरटीओ ऑफिस पहुंच चुकी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत 15 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ रुपए तक है। वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य घोषित किया जाएगा। सुक्खू सरकार ने इसको लेकर साल 2025 तक का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। अब हिमाचलियों की बारी है पेट्रोल या डीजल आधारित गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करें और हिमाचल को देवभूमि के साथ ही ग्रीन भूमि बनाने में मदद करें। जनता टीवी के लिए अशोक राणा की रिपोर्ट। हिमाचल सरकार के आदेशों के बाद राजीव गांधी आदर्श विद्यालय के लिए मंडी जिला प्रशासन ने जमीन तलाशना शुरू कर दिया है और शहर से 3 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर में प्रशासन ने स्कूल निर्माण के लिए संभावनाएं तलाश ली हैं। 50 बीघा सरकारी भूमि पर राजीव गांधी आदर्श स्कूल का निर्माण किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि विद्यालय निर्माण के लिए अभी औपचारिकताओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। राजीव गांधी रेजिडेंशियल स्कूल की प्रपोजल वहाँ पे है, तो उसके लिए जो सरकार के आदेश आए थे उसके तहत वहाँ पे 50 बीघा की ज़मीन की डायरेक्शंस आई थी कि कम से कम 50 बीघा की ज़मीन होनी चाहिए। तो वो हमने शीत मरुस्थलीय क्षेत्र जिला किन्नौर के नाको स्थित प्राकृतिक झील पर रोमांच के खेल का आगाज हो चुका है और 5 फरवरी तक राष्ट्र स्तरीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों वाली इस प्राकृतिक झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यहां से हमारे संवाददाता अनिल नेगी की खास रिपोर्ट भी देखिए। किन्नौर जिला का सबसे ऊंचाई वाला ग्रामीण क्षेत्र नाको गांव, यहां पर एक प्राकृतिक झील है जो अक्टूबर माह के बाद जमना शुरू हो जाती है। इस नाको झील के ऊपर आज विश्व रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है और इस नाको झील के ऊपर राष्ट्रीय स्तरीय आइस स्केटिंग खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो चुका है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा ये जो नाको झील है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस नाको झील को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करे। इस झील पर हिंदुस्तान के 15 राज्यों से करीब 70 खिलाड़ी जो है आइस स्केटिंग खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सुबह से ही इस झील के ऊपर जो है स्थानीय लोग और जो यहाँ का जो प्रबंधन है आइस स्केटिंग खेल एसोसिएशन का, वो जो है तमाम जो है तैयारियां कर चुका है। इस वक्त यहाँ का तापमान भी जो है 0 से नीचे है, करीब करीब -8 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क चुका है। हालांकि चिलचिलाती धूप खिली हुई है और बर्फ के पहाड़ जो है लबालब सफ़ेद जो है बर्फ के चादर से ढक चुके हैं और अत्यधिक ठंड के चलते यहाँ पर जो है इस वक्त बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल है। ठंड के चलते यहाँ पर जो है स्थानीय ग्रामीण भी जो है मोटे मोटे वस्त्र पहनकर इस खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए आ रहे हैं। अभी जो है इस खेल प्रतियोगिता का आगाज होगा और 5 फरवरी 2023 यानी कल इस खेल प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसके बाद इस प्रतियोगिता में जो अव्वल आएगा उसे जो राष्ट्रीय स्तरीय आइस स्केटिंग खेल एसोसिएशन जो है सम्मानित करेगा। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। और अब हिमाचल एक्सप्रेस में रुक कर लेते हैं हिमाचल की कुछ प्रमुख खबरों का। पांवटा साहिब के युवा कांग्रेस नेता प्रदीप चौहान ने मां रेणुका के चरणों में हाजिरी लगाई है। उन्होंने 251 महिलाओं को भी माता के दर्शन कराए। बता दें कि कांग्रेस नेता ने चुनाव के दौरान हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने की मन्नत मांगी थी। शिमला में खाद्य आपूर्ति निदेशालय में कार्यरत सुपरवाइजर ने खुदकुशी कर ली है। मौके से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि जिंदगी से परेशान हूं इसलिए कर रहा हूं आत्महत्या। वहीं पुलिस ने आत्महत्या या हत्या दोनों ही एंगल से जांच की शुरू। सोलन के जिला उपायुक्त कार्यालय में कर्मचारी महासंघ का चुनाव कराया गया। चुनाव में लोकेंद्र चौहान की अध्यक्ष परमिंदर वर्मा को महासचिव और निर्मल शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। पांवटा साहिब में खनन माफियाओं पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता हुआ आया नजर। तहसीलदार ने 2 अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान 2 वाहन जब्त किए हैं और 30,000 का जुर्माना भी वसूला। ज्वाली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा भूकंप के निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बच्चों को बाहर निकालने, घायलों को सिविल अस्पताल भेजने जैसी तमाम गतिविधियां की गई।